इस एक वर्ष में चिंतामणि महाराज क्या सोचते हैं? सरगुजा को लेकर आपने इस एक वर्ष को कैसे देखा? चुनाव के समय जो भी वादा करे रहे वो क्रमशः धीरे धीरे पूरा करत हन। जिस प्रकार से आज प्रदेश की हालात है वो बहुत चिंताजनक है। महिलाओं के मामले में कम से कम करप्शन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से इतने बड़े एक्टर्स का नाम जोड़ करके और उनके लिए तो 1000 कुछ भी नहीं माने रखता है, लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उससे छत्तीसगढ़ का नाम खराब हुआ। इतना बड़ा काम है तो कहीं चूक हुआ होगा, मैं नहीं कहता उसको। अगर कोई गलती है तो उसको स्वीकारने में भी अपने को हर्ज नहीं होना चाहिए। नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या, उसका घर और उसका आबो हवा सब देख करके आप बता सकते हो कौन पैसा वाला है कौन पैसा वाला नहीं है। तो IBS 24 सरगुजा संवाद, उसका ये पहला चैप्टर जिसमें सरगुजिहा सपनों की उड़ान के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। सरगुजा सपनों की इस प्रवास में मंच पर मेरे साथ दो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो वाकई जनता के बीच बड़े ही प्रिय हैं। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा चाहे वे पक्ष में रहें या विपक्ष में, भले ही कुछ मार्जिन से चुनाव हारे हों अथवा प्रचंड बहुमत से आप सत्ता में या विपक्ष में बैठे हों, हमेशा हर वक्त एक चीज जो जनता से इन्हें जोड़े रखती है वो इनका सतत जनता से संवाद और संपर्क। तो आज बारी है इन्हें मंच पर सुनने की और सरकार बनने के एक वर्ष के बाद ये कहां तक पहुंचे हैं, कहां तक अपने क्षेत्र को पहुंचा रहे हैं, और अगर जनता ने इन्हें नहीं चुना है तो आज की तारीख में वे कैसे दृष्टि रख रहे हैं चुने हुए प्रतिनिधियों पर, इसकी बारी है। चिंतामणि महाराज जी और अमरजीत जी, आपका बहुत स्वागत है इस मंच के ऊपर। सबसे पहले मैं चिंतामणि जी से पूछूंगा, संस्कृत के आप विद्वान, जनता के बीच में संपर्क करने वाले, प्रचंड बहुमत से आपको देश की संसद में भेजा हुआ है, एक शीत सत्र हम पूरा देख चुके हैं। सरगुजा को लेकर इस एक वर्ष की उपलब्धि क्या है? जैसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा जो आपने इसे एयर कनेक्टिविटी को लेकर प्रयास किया, प्रथम आप यात्री बनकर उड़कर यहाँ तक आए, लेकिन इस एक वर्ष में चिंतामणि महाराज क्या सोचते हैं? सरगुजा को लेकर आपने इस एक वर्ष को कैसे देखा? जी माइक ले लीजिए, ये ले लीजिए आप। सबसे पहले तो मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ जी। और चूंकि सरगुजा में कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए। सरगुजा में कार्यक्रम हो रहा है तो मैं चाहूँगा मैं सरगुजिया में बोलूँ। आज यहाँ पुनीत पाठक जी, आप मल्ला भी सादर प्रणाम करत हूँ और यहाँ जितना भी दर्शक बैठीन हैं सब झनला मैं सादर प्रणाम करत हूँ। हमार छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के एक वर्ष में चुनाव के समय जो भी वादा करे रहे वो क्रमशः धीरे धीरे पूरा करत हन। अभी तो महतारी बंधन योजना जेमें हमार छत्तीसगढ़ के सब माता बहन मन ला 1000 रुपया देत हन और ओकर से महिला सशक्तिकरण के जो बात है वो सशक्तिकरण हमार माता बहन मन के होते। और ये महतारी बंधन योजना ही नहीं, एक अलावा समूह, महिला समूह जो बनी से वो समूह में भी वो मन ला जो भी काम करना चाहते हैं ओकर आधार से वो मन ला आर्थिक सहयोग करके बैंक से लोन ले करके आर्थिक रूप से सबल कर सरकार के पूरा प्रयास है। और सरकार के, राज्य सरकार के अभी एक वर्ष पूरा होई से और मोला सांसद बने अभी 7 महीना होते। 7 महीना के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा उपलब्धि तो मैं नहीं बोल हूँ, लेकिन चुनाव के समय से ही मोर मन में रहीस कि आवागमन के साधन ला जरा दुरुस्त करल जाए, जिसमें हवाई सेवा है, रेलवे के विस्तार है, सड़क है, ये सब ठीक हो। वो में अभी तक माननीय मोदी जी के
आशीर्वाद से और विष्णुदेव साई जी के मार्गदर्शन में दरमा एयरपोर्ट चालू होगी से और लाभ यहाँ के हमारे किसान भाई मन ला मिलत है। जी 19 तारीख को आपने पहली फ्लाइट की शुरुआत कर दी, उसके लिए शुभकामनाएं आपको। पहली उड़ान का सफ़र आपका हमने आपके चेहरे पर एक आत्मसंतोष और उत्साह के साथ देख भी लिया। लेकिन अभी हमारा ये दिसंबर का महीना पूर्ण भी नहीं हुआ और एक एक्सपीरियंस कहता है कि जो बिलासपुर के साथ हुआ वो यहाँ अंबिकापुर के साथ में भी दिखाई पड़ता है। रेगुलर फ्लाइट्स, रेगुलर रेट्स, रेगुलर एक कॉम्पिटिटिव भावना से, जैसा रायपुर में या मध्य प्रदेश के शहरों में हम देखते हैं, वैसा ऑपरेशन नहीं मिल पाता। तो ये हमें फ्लाइट्स मिल तो जाती हैं, पॉलिटिकली एक उपलब्धि का टैग भी लग जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद या तो वो बंद हो गई, इरेगुलर हो गई, वो सेवाओं का जो सपना है वो धूमिल हो जाता है। और अभी दिसंबर में ये दिखना शुरू हुआ है। अभी जानकारी मिली कि अभी हवाई सेवा में थोड़े सा बाधा आई से मैं अभी बाहर दौरे में चले गए रहे, इस कारण से बात नहीं हो पाई से। लेकिन मोर पूरा प्रयास रही कि सपना नहीं बल्कि साकार रूप में परिणित हो, एक लिए मोर पूरा प्रयास रही। और जो सपना हमन दिखाए हन सरगुजा के जनता मन ला वाला साकार भी करना हमार कर्तव्य है, हमार सरकार के कर्तव्य है, हमन वाला साकार करबो। अब हमारे साथ अमरजीत भगत साहब भी हैं, 4 बार आप अविजेत रहे, लेकिन ऐसा क्या हुआ 2018 के बाद में सीधा 2023 में कि आपका ये जो पूरा गढ़ था ये बुरी तरह से ध्वस्त हो गया, पूरी बाजी पलट गई। इतना जम के आपको हम तब भी देखते थे जब आप सरकार में थे, मंत्री थे, कई मंचों पर आपसे भेंट हुई है, लेकिन इसकी उम्मीद तो, इस डिजास्टर की उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी। क्या सबसे प्रमुख वजह आप देखते हैं और इस एक साल में बाहर बैठकर आपको क्या लगता है किस तरीके से सरगुजा का विकास हो रहा है? जिन उपलब्धियों का दम या जिन उपलब्धियों का दावा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो कहाँ है? जी चालू है, थोड़ा सा पाइक जी, हाँ चालू है। वैसे हमारे यहाँ के कोई भी नेता बोलता है तो माइक उसका पहले बंद कर दिया जाता है। नहीं, आप निश्चिंत रहें, आईबीसी पर हैं, आपका माइक कभी बंद नहीं होगा। जोरदार तालियां बजाइए जरा, उत्साहवर्धन कीजिए जरा जोर से। आईबीसी परिवार का, माननीय सांसद जी का, माननीय विधायकगण का, सभी जनप्रतिनिधियों का, जो कांग्रेस से हैं, बीजेपी से हैं, अन्य दल से हैं, सभी पत्रकार साथियों का, सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का, जनमानस का मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सरकार का 1 साल सफ़र पूरा होने के बाद सरगुजा की उड़ान का परवाज, क्या नाम आपने कुछ दिया है जी, उस कार्यक्रम में सांसद जी के साथ बुलाया है। मैं सांसद जी के उन वक्तव्य को भी सुन रहा था। वैसे सांसद जी हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत अनुभवी हैं, दोनों दल का इनको अच्छा अनुभव है, अच्छा विकास करेंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और शुरुआत में माननीय सांसद जी ने कहा कि माननीय विष्णुदेव साई जी के सरकार में 1 साल में जो हमने वादा किया था चुनाव में, उसको हमने पूरा किया। छत्तीसगढ़ की पहचान आदिवासी राज्य से है। मुख्यमंत्री जब आदिवासी बने तो हम सब लोगों को बहुत उम्मीद थी, बहुत खुशी हुई थी। हम लोगों ने सब बधाई देने गए थे कि एक हमारे आदिवासी समाज का इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज प्रदेश की हालात है वो बहुत चिंताजनक है हम सब लोगों के लिए। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन जो वर्ग उनको आगे बढ़ाने का काम किया था वही आज दुखी दिखता है। माननीय सांसद जी जो कहा कि महतारी वंदन योजना, महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग 1000 रुपया दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, कौन मना कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से महतारी वंदन योजना का नाम क्या एक किसी सनी लियोनी करके महिला एक्टर्स है,
उसके नाम से किसी भाजपा के कार्यकर्ता उसका पैसा लेकर के और उसके खाते में ट्रांसफ़र हो रहा था, तो इसमें महिलाओं के मामले में कम से कम करप्शन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से इतने बड़े एक्टर्स का नाम जोड़ करके और उनके लिए तो 1000 कुछ भी नहीं माने रखता है, लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उससे छत्तीसगढ़ का नाम खराब हुआ। उन्होंने ट्वीट भी किया कि मुझे बहुत इस बार का दुख है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया था कि इस घटना से प्रदेश का नाम खराब हुआ है, आपका नाम खराब हुआ है। और चुनाव के समय खूब घूम घूम करके बंधवाए थे, राखी बंधवाए थे। कम से कम सनी लियोनी जी को बुला करके एक दिन राखी बंधवा लें तो ख़त्म हो जाएगा कि 1000 रुपया राखी के लिए दिए थे। नहीं, खैर वो गए तो यहीं आपके प्रदेश के एक व्यक्ति के खाते में चले गए गलती से। और दूसरी बात, जी जी, एक दूसरे वाले हिस्से पर आप थोड़ा सा आए। अभी इनका एक बचा हुआ है आदरणीय। अच्छा जी, चलिए पूरा कर लीजिए। सांसद जी ने दूसरा उड़ान योजना का कहा कि हमने जो वादा किया था चुनाव के समय उसको हमने पूरा किया। हमने खूब बधाई दिया था सांसद जी को फ़ोन करके कि जनता जनार्दन को एक और कनेक्टिविटी मिला, एक उड़ान सेवा मिला इस जिले के, इस संभाग के लोगों को। मुख्यमंत्री जी का संभाग है, सब लोगों को राजधानी जाना सुलभ हुआ। लेकिन उस समय सब लोग पेपर में भी खूब दिए, प्रचार प्रसार भी हुआ, हम लोग बधाई भी दे दिए कि 999 रुपया में यात्रा होगा जी। अभी हम एक दिन केवल सांसद जी आए और दुबे जी सामने बैठे हैं और पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि इसके बाद दोबारा चल भी नहीं किया हो। तो ये बड़ा नाउम्मीद हुए। इस मतलब कहना चाहिए कि ये सरगुजिया लोगों के साथ धोखा हो गया आज। तो ये तो मैंने कहा ही ना, मैं सांसद जी मंच पर हैं और वो स्वीकार करते हैं, सहज हैं, यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि अगर होता तो हम लोग तो खुद अपनी पूरी टीम के साथ आकर इस सफ़र को कोड करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं सका। लेकिन और 19 से अभी बहुत बड़ा वक्त भी नहीं बीता है, अभी ऐसा हो गया। इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है सांसद जी, बात आप समझते होंगे। और जैसा आप कह रहे हैं तो वो बिलासपुर के साथ में भी हुआ है साहब, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ, मतलब छोटे सेंटर से छोटी फ्लाइट्स का शुरू होना जितना मुश्किल रहा है उतना आसानी से बंद हो जाता है। पुनीत जी, ये तो सरगुजा का जो एयरपोर्ट है ना, दरिमा महामाया एयरपोर्ट, इसकी तो बड़ी लंबी कहानी है। कभी हम लोग उसका उद्घाटन किए थे, इसके बाद बोले इसको नहीं माना जाएगा, सरकार बदला तो फिर इनके विधायक किए, बोले नहीं इसको भी नहीं माना जाएगा। इसके बाद इनके उड्डयन मंत्री किए, बोले इसको भी नहीं माना जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री से कराए और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य उद्घाटन करने के बाद तो उसमें व्यवधान नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और केवल सरगुजा या दरिमा एयरपोर्ट, महामाया एयरपोर्ट से बंद उड़ान हुआ है ऐसा नहीं है। अंबिकापुर का हो गया बंद, बिलासपुर का बंद हो गया, जगदलपुर का बंद हो गया। तो जितने उड़ान सेवा शुरू हुई थी सब दम तोड़ रहा है। उत्तर लेता हूं मैं, आपकी बात का उत्तर भी मैं लेता हूं। एक तो सांसद महोदय जो जिक्र किया उन्होंने, मैं उस वायदे पर आना चाहता था, पर चूंकि उड़ान का जिक्र चला है, मूल समस्या जो है वो प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत हम लोग को भी समझ में आता है। छोटे सेंटर से खर्चों को निकालते हुए चीज़ों को रेगुलर चला पाना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें एविएशन कंपनी से लेकर बड़े विमानन विभाग का इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। हमारे लिए सबसे प्राइम इंटरेस्ट है कि ये अगर कनेक्ट हो जाए तो इसे आप कैसे दूर करेंगे। यही जगदलपुर, यही बिलासपुर और यही अंबिकापुर, तीनों के साथ ये दो बड़ी समस्या हैं। नहीं, बिलासपुर और जगदलपुर का तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अंबिकापुर में अगर विमान सेवा शुरू हुआ है जिसका वर्चुअल उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी किए हैं, अभी किन्हीं कारणों से ये दिक्कत आया है, लेकिन इसका समाधान करेंगे और ये सपना नहीं रहेगा, उसको साकार रूप में हम परिणित करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ 25 में हो जाए। सवालों की लिस्ट थोड़ी लंबी है। आपने कहा कि मेरे को अभी 7 महीने हुए हैं अपना संसद में रिप्रेजेंट करते हुए, लेकिन 2013 में
आपको भगत साहब कह रहे थे दोनों तरफ का अनुभव है, थोड़ा उसके बारे में भी बता दीजिएगा कि 7 महीने का अनुभव यहाँ का कैसा रहा। वैसे तो उसके जल्दी आप चले गए थे 2013 के इलेक्शन के समय, 23 के इलेक्शन, माफ़ कीजिएगा, 2023 के इलेक्शन के समय आप चले गए थे, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपका बदलने को लेकर कैसा रहा वो भी आप बता दीजिए, भगत जी को भी सुना दीजिए, हमारे दर्शकों को भी बताइए। और दूसरा, 3 सबसे बड़े फैक्टर रहे थे, एक महिला योजना, उसमें बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ दिख रही हैं, दूसरा आवास को लेकर के बहुत बड़ा वायदा किया गया था, उसमें क्या मिला सरगुजा को, एग्जैक्ट कोई फिगर कोई नंबर है हमारे पास या नहीं है? फिर तीसरे पर आता हूँ। देखिए, इसमें जहाँ तक आवास को लेकर के बात है, आवास 18,000 संभवतः आवास का है पूरे प्रदेश में, 18 लाख। निश्चित रूप से इतना बड़ा काम है तो कहीं चूक हुआ होगा, मैं नहीं कहता उसको, अगर कोई गलती है तो उसको स्वीकारने में भी अपने को हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ भी गलती हुआ है उसको सुधारेंगे। और जो लोग उम्मीद और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुने हैं, उस उम्मीद में हम खरा उतरेंगे। निश्चित रूप से कहीं उतार चढ़ाव होता है, लेकिन जो हम वादा करके जनता के बीच से आए हैं तो उस वादा को हम पूरा करेंगे, उनको निराश हम कभी नहीं करेंगे। तीसरा, किसानों को लेकर सबसे बड़ा वायदा था, 3100 रुपये वाला वायदा था, 21 क्विंटल वाला वायदा था, अभी बहुत सी चीज़ें हैं, अब कृषि मंत्री जी आएंगे तो उनसे विस्तार से मैं पूछूंगा। आपको लगता है वायदे पूरे हो पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, पहले वायदे में आपने कहा देखना पड़ेगा उड़ान को लेकर के, एक सनी लियोनी का सिर्फ एक उदाहरण आया है क्योंकि वो बहुत चर्चित हस्ती है, लेकिन अगर आप देखें तो उसी दिन 3 एग्जाम्पल थे, तीनों हमने IBS 24 पर दिखाए थे कि 3 जगह ऐसा है, एक मृत और एक अविवाहित, वो भी उसकी लिस्ट में शामिल था। अगर सही तरीके से आप इसका आकलन करेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस योजना के पात्र नहीं हैं, अपात्र हैं और लाभ ले रहे हैं, और ऑब्वियसली बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस योजना के पात्र हैं लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा। कब तक स्क्रूटनी करेंगे? 1 वर्ष हो गया। जो अपात्र हैं उनको तो नहीं मिलेगा, ये तो तय है। तो ये लिस्ट बन गई है। लेकिन जो पात्र हैं, किन्हीं कारणों से उनका फार्म नहीं भराया, इस तरह का भी कुछ विषय आया है, तो निश्चित रूप से उनका अभी आने वाला समय में फार्म भराएगा और जो पात्र हैं उनको सभी को मिलेगा, जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए उनको उसका लाभ मिलेगा जी। और कोई प्रायोरिटी आपने 25 के लिए सोच रखी हो कि ये मुझे करा के रखना है इस 1 वर्ष में, अगले 1 वर्ष बाद जब फिर संवाद में आए तो कुछ बताने के लिए आपने अभी से तय किया हो? नहीं, मैं सांसद के नाते हमारा 2-3 मन में विचार है कि इसको भी हमको करना है। पहला उड़ान योजना था तो उसके लिए प्रयास करके शुरू किए, किन्हीं कारणों से थोड़ा सा दिक्कत आया है, उसको ठीक करेंगे। हमारा सरगुजा में पर्यटन का बहुत स्थान है, जिसको अगर चिन्हांकित किया जाए तो पर्यटन का बहुत अच्छा विस्तार हो सकता है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी कहते हैं गौर लाटा को, जो सामरी विधानसभा में है। अभी न प्रदेश के नक्शे में है न देश के नक्शे में है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे पर्यटन की जगह हैं जिसको चिन्हांकित करने का आवश्यकता है। इसको भी हम प्राथमिकता से करेंगे। इसके साथ साथ रेलवे विस्तार का काम है, उसमें अभी कुछ जगहों में काम चल रहा है, और जैसे अंबिकापुर रेणुकूट है या अंबिकापुर बरवाडी है, उस पर भी अभी सर्वे चल रहा है। उसमें जो प्राथमिकता में आएगा, जिसको करने से सरकार को भी लाभ होगी, ऐसे जो भी रेलवे लाइन होगा उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल पर आ जाता हूं। भगत जी बहुत देर से देख भी रहे हैं कि पूछ नहीं रहे पुनीत जी, मैं आता हूं, माइक मत रखिए, आप ही से पूछूंगा मैं। आप बताइए मुझे कि 2023 में टिकट ना मिलने के बाद में आप भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन स्टेटमेंट आपका ये था कि वहाँ काम करने का अवसर नहीं था, यहाँ मैं काम कर पा रहा हूँ। ये अनुभव आपका भी है काम करने वाला, काम करने मिल रहा है पर्याप्त? क्योंकि विपक्ष का सीधा आरोप है कि वहाँ काम करने की आज़ादी नहीं, वहाँ 2 चेहरों का पूरा शासन है।
नहीं, मैं ये कह सकता हूँ, मैं अपने घर से कहीं चला गया था, मैं पुनः घर वापसी किया और यहाँ रह करके जो काम करने में जो मन में एक उत्साह जो होता है वो निश्चित रूप से है। क्योंकि एक मेरे ध्यान में आ रहा है, जब मैं विधायक था सामरी का, तो शंकरगढ़ में शिशु मंदिर को मैं 5 लाख रुपया दिया था। उसके कारण काफ़ी सुनना पड़ा। तो हम उसी भारत देश के रहने वाले हैं जहाँ भगवान रामकृष्ण का अवतार हुआ, और हम वहाँ ऐसे संस्थाओं को हम कुछ सहयोग नहीं कर सकते जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे रहे हैं। यही बात बुरी लगी थी चिंतामणि महाराज जी को कि वहाँ आज़ादी नहीं है अपने फंड को देने की, या नहीं, जो आप चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। बुरी लगी थी तो हम नहीं कह सकते हैं, वो तो जहाँ रहते हैं वहाँ का अलग सिस्टम रहता है, उस सिस्टम के आधार पर चलना होता है। लेकिन कह रहे हैं ना कि बीजेपी का सिस्टम बदल गया, आजकल थोड़ा बदल गया। आप थे अपने परिवार में पहले, फिर कांग्रेस में आए, वापस आप चले गए, लेकिन जब आप वापस गए तो कुछ सिस्टम आपको बदला हुआ लगा बीजेपी का? नहीं, जो तो जिस लाइन में चल रहे हैं उसी लाइन में चल रहे हैं। और आज अगर देखेंगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका एक सनातन के प्रति आस्था है, अयोध्या में भगवान राम का विशाल मंदिर बन करके और उनके कार्यकाल में ही भगवान का वहाँ भगवान विराजमान हुए। लेकिन तो आप निश्चित रूप देखें से जो शासक होते हैं वो शासक के मनसानुसार रहता है कि वो किस दिशा में काम करते हैं। लेकिन साहब, आपके अपने क्षेत्र में मवई नदी जो उसी परिपथ में पड़ती है, वहाँ अवैध उत्खनन अभी भी हो रहा है। एक तरफ हम प्रभु श्री राम को इतना मानते हैं, इतना हम उन सब के प्रति आस्था रखते हैं। 22 जनवरी कोई नहीं भूलेगा, ये वर्ष 2023 का 22 जनवरी की वजह से याद रहेगा। लेकिन आपके अपने क्षेत्र में जो चिन्ह हैं हम उनको बचा नहीं पा रहे, अवैध उत्खनन को हम रोक नहीं पा रहे। कांग्रेस की सरकार थी तब आरोप लगाते थे, अब तो बीजेपी की है, अब तो डबल इंजन है, तब भी नहीं रोक पा रहा। आप सबके सब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, तब भी नहीं रोक पा रहा। नहीं, जहाँ जहाँ भगवान राम का वनगमन का था वहाँ हम काम कर रहे हैं। अभी आप रामगढ़ में देखेंगे, वहाँ भगवान राम का जो भी कार्य हुआ था उस पर वहाँ पर काम चल रहा है और आगे भी चलेगा। चलिए ठीक है। अमरजीत जी, 2-3 सवाल मेरे आपसे भी हैं। वो पहला हिस्सा छूट गया था, आप बताइए सबसे बड़ी वजह। बीच में आपने कुछ प्रयास किया था बोलने का कि ये वजह है हार की, फिर लेकिन बड़ा विवाद हो जाता है आजकल कांग्रेस में, आप बोल दें कि किसकी वजह से हारे। सबसे बड़ा 1 साल के भीतर शो यही हुआ कि करप्शन ले डूबा, 2 लोगों की लड़ाई ले डूबी, जिनमें से एक हस्ती तो यहीं से हैं, डिप्टी सीएम, वो 2.5 साल वाला फॉर्मूला वो ले डूबा। क्या मानते हैं, 1 साल में तो आपने बहुत से लोगों से संपर्क करके पूरा आकलन कर लिया होगा, समीक्षाएं हो गई होंगी? बहुत कसमकस वाला सवाल पूछे हैं आप। आपसे आसान सवाल बनता ही नहीं, कठिन है आप। मुझे तो अपनों ने लूटा, हाँ जी, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो बहुत सारा चीज़ है जो चाहे ना चाहे वो परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारा चीज़ है जो राज्य और केंद्र दोनों जगह सरकार नहीं रहने से जो दिक्कतें आती है। बहुत जगह आप देख रहे हैं कि लगातार केंद्रीय एजेंसी शिकंजा कसते हुए जो गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई राज्य है, नेता है, छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा होगा, उसमें हम भी अछूते नहीं रहे। अभी लकमा जी का देख रहे हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा। तो आप देख रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासी राज्य, आदिवासी मुख्यमंत्री, और कार्रवाई सबसे ज़्यादा बेईमान आदिवासी लोग ही दिख रहे हैं।
ये लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। मुझे भी बहुत घिन आती है सिस्टम पे कि हमारे बराबर तो मेट और मुंशी है बहुत लोगों के, और आपने चुना भी तो ऐसे लोगों को चुना जो यहाँ के गरीब तबके से जो आए हैं उन लोगों को। ये समाज के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ठीक है। और इसके कहीं ना कहीं शिकार हम लोग हुए। आपने बहुत सारा घोषणा जो किया, और जो करप्शन जो बताने का कोशिश किया, शुरू से गरीब और नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या, उसका घर और उसका आबो हवा सब देख करके आप बता सकते हो कौन पैसा वाला है कौन पैसा वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको टारगेट ही फिक्स करना तो उसको कौन रोक सकता है? आप तो हम लोग टारगेटेड रहे। लेकिन आप एक साल में देखते हैं कि आपने उन गलतियों को ओवरकम मेरी बात किया। थोड़ा सा पूरा होने दीजिए। मेरी बहुत इस बात पे दुख है। ठीक है। कि आदिवासियों को, आदिवासी राज्य में आदिवासी लीडरशिप को क्रैश किया जा रहा है। बस्तर से लेकर के सरगुजा और बाकी एरिया में देख लीजिए, कोई आदिवासी लीडर उसको अगर थोड़ा सा बोल रहा है तो उसके ऊपर शिकंजा कस दो। ये कार्रवाई हुई है और इसका हम लोगों को बहुत दुख भी है। पर वो तो कह रहे हैं भाई मुख्यमंत्री बना दिया आदिवासी, राष्ट्रपति बना दिया आदिवासी, भारतीय जनता पार्टी ने तो उनके लिए ही काम किया है। मैं पुनीत जी आप ही से पूछता हूं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े पैसे वाले आदिवासी लोग हैं क्या? सबसे ज्यादा भ्रष्ट आदिवासी हैं क्या? इतने ज्यादा वो सिस्टम में बड़े प्रभावशाली हैं क्या? पर भ्रष्टाचार के आरोप सारे कांग्रेस की तरफ है। मैं बोल रहा हूं वही चीज कि हम लोगों के बराबर तो मेट और मुंशी हैं। उनके यहाँ जो अमरजीत भगत और कवासी लकमा के बराबर तो उनके यहाँ झाड़ू जो लगाते हैं, ताला गंभीर साफ करते हैं, ऐसे उनके यहाँ मेट और मुंशी हैं। कार्रवाई हुआ तो ऐसे लोगों के ऊपर हुआ। आपका आरोप गंभीर है, लेकिन मैं थोड़ा कांग्रेस के बारे में भी पूछ रहा हूं। आपको लगता है कि इन 1 वर्षों में अगर आप समझ पाए कि ये दिक्कत है तो उसे दूर करने की तरफ आप लोग चल रहे हैं? हमारा तो सरकार कहीं नहीं है, ना राज्य में है ना केंद्र में है। मैं तो कांग्रेस की, आप वापसी तो तब कर पाएंगे जब अंदर से गलती दूर कर बोल रहा हूँ कि जो अभी हम लोग जो शिकार हुए हैं उसी के आपने पूछा ना कि कैसे क्या क्या हुआ, तो यहाँ तो बहुत सारा जो परिस्थिति मैं अपने एक लाइन की शायरी में ही आपको बता दिया कि बहुत सारा चीज है इसमें कह पाना मैं अपने आप को असहज महसूस करता हूं। पूछता हूं मैं, वो कहते हैं कि आप सफाया हो जाएंगे क्योंकि कश्ती और पानी वाला हिसाब किताब आगे भी रहेगा। ऐसा लगता है आपको कि रिवाइव करने की तरफ ध्यान है कि नहीं? मेरा सवाल ही है, आगे को लेकर सवाल। वो तो सब लोगों ने आगे तो बस अब एक ही चीज है कि शुरू से हम लोग जो आदिवासी लोग सीधे साधे और ज़्यादा राजनीति के प्रपंच जानते नहीं हैं, और कबीरदास जी की वो जो वाणी है वो हम लोगों के ऊपर पूरा फिट बैठता है कि कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम तो बहुत, हमारी जरूरतें बहुत सीमित है। बाहर किसी के ऊपर से बाहर होते बड़ा दार्शनिक बना दिया एकदम। जी नहीं है, सत्ता से बाहर होते दार्शनिक और कबीर वाला अंदाज। हम तो पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन काटे तो वही जाते हैं जो मासूम होते हैं। अच्छा जी। और जितने प्रकार की कार्रवाई, जितने प्रकार के प्रतिशोध, सब कहीं ना कहीं कुछ अगर निशाना बनते हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई टारगेट बनते हैं तो अपने लोग ही बनते हैं। चलिए देखिए, तो हमारी चिंता आपको लेकर के भी इसलिए, आपको मतलब विपक्ष को लेकर इसलिए कि एक बड़ी मजबूत सरकार जितनी आवश्यक है उतना मजबूत विपक्ष भी है। अगर विपक्ष ने अपने आप को एकजुट कर मजबूत करके नजर रखना शुरू कर दिया तो जनता का वो दायित्व पूरा आप कर पाएंगे। अंतिम बात देखिए, वैसे मैं शुरू में ही बोला था कि माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने, बड़ी उम्मीद थी, आदिवासी वर्ग में बड़ा खुशी था। लेकिन प्रदेश में जिस प्रकार से 1 साल में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, आपने देखा होगा कि क्राइम का ग्राफ काफ़ी ऊपर बढ़ा है। हम लोग बस्तर से लेकर के सरगुजा और मैदानी क्षेत्र और राजधानी भी देखें तो एक तरफ से अपराध का गढ़ बन गया है। सीतापुर, जहाँ से हम 4 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, एक आदिवासी युवक को मार करके और टंकी के नीचे दफन कर दिया गया था। यही सूरजपुर में एक पुलिस परिवार
तालीफ शेख के परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। बलरामपुर जिला जहाँ से महाराज चिंतामणि जी आते हैं, वहाँ पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। वहीं 3 ठाकुर परिवार के, एक औरत और 2 बच्चों का नरकंकाल मिला। वहीं जहाँ से माननीय गृह मंत्री जी आते हैं, उस जिले में जो एक ही परिवार के लोहारीडी में जो घटना हुई, आपकी बातों तो जितनी आप कह रहे तमाम हैं, प्रकार की जो घटना है, भगत जी आप जितनी बातें कह रहे हैं ये सब हम मीडिया में देखते और दिखाते हैं, लेकिन वो मजबूत विपक्ष कहाँ है जो इन मुद्दों को उठाकर सड़क पर आए? लोग तो सड़क पर आते हैं, कई प्रकरणों में लोग सड़क पर आए और उसने चुनौतियां खड़ी की हैं, नेताओं के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। वो एग्जाम्पल आपको भी पता है आपके अपने इलाके से, लेकिन वो विपक्ष कहाँ है? विपक्ष के नेता खुद स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए उनका मजबूत होना जरूरी है। बहरहाल समय बड़ा सीमित था। अंतिम बात चिंतामणि महाराज, कोई 3 ऐसे काम आप बताइए जो अगली बार हम आए तो हमें सरगुजा संवाद में आपसे उसके बारे में पूछने में बड़ा गौरव हो कि पूर्ण होने वाले। 3 प्रायोरिटी आपकी, सिर्फ 3 प्राथमिकताएं। उसमें तो अभी कुछ देर पहले हम बताया था पर्यटन को लेकर के। ओके ठीक है। तो तय क्या करेंगे? सुंदरता तो प्रकृति ने भरपूर दी है, आप तय क्या कर रहे हैं? किसी कॉरिडोर में शामिल कराएंगे या रेल और हवाई जहाज, बस इसको आप मजबूत करने की लक्ष्य रखते हैं? क्या रखते हैं? नहीं, जो हवाई सेवा शुरू हुआ था उसको तो अभी अव्यवस्थित हुआ, उसको व्यवस्थित करना ही है। आने वाला समय में पर्यटन को विशेष महत्व देते हुए, ठीक है, कई ऐसे जगह हैं जिसको चिन्हांकित करके जी और राज्य और केंद्र के भी उसमें लाएं, जिससे कि पर्यटक यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएं। जी, उसके लिए अपने को काम करने का आवश्यकता है। उसके साथ साथ आवागमन के साधन को अगर देखेंगे तो रेलवे का विस्तार भी आवश्यक होगा, तो उसके लिए भी हम काम करेंगे। ये 2-3 प्रायोरिटी हमारा रहेगा जिस पर विशेष फोकस करके हम काम करेंगे। मैं आपके इसी बात से संवाद के इस पहले चैप्टर को यहाँ समाप्त करूंगा। एक विषय जी जी थोड़ा शीघ्रता से कह दीजिए। मैं आप ही के माध्यम से माननीय सांसद जी से जानना चाहता हूँ कि जो किसानों से आप लोगों ने वादा किया था 3100 रुपया हम एक मुफ्त देंगे, किसान आज धान खरीदी केंद्र में जाकर के और बड़ा नाउम्मीद हो रहा है, दुखी हो रहा है। ना वहाँ बोरा का व्यवस्था, ना वहाँ धान उठाई का व्यवस्था, ना उनको 3100 रुपया। ये समस्या कब दूर होगा? व्यवस्था अपनी जगह, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल बातें तो आप भी अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन उत्तर दे दें, सवाल इसी मंच पर है। नहीं, निश्चित रूप से किसानों के साथ जो वादा किए हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि विपक्ष को सामने वाले की गलती बताना आवश्यक रहता है, तो उस दृष्टि से बताते हैं। लेकिन उनको उनका दायित्व निभाने देते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों मेहमानों के लिए। ये इतना तो तय है कि 2023 चुनाव, इसके बाद 2024 का पूरा वर्ष चुनावी वर्ष रहा। बहुत से वायदे और सबसे बड़ा एक टर्म मिला मोदी की गारंटी, डबल इंजन वाली सरकार। तो डबल इंजन ने 1 वर्ष में कितना आगे बढ़ाया आपके सरगुजा को, अब आप तय करिएगा। इस पर आप अपनी नंबरों की मार्किंग कीजिएगा, सरगुजा की जनता इसकी मार्किंग करेगी। लेकिन 3 लक्ष्य जो सांसद महोदय ने दिए हैं, इस पर हम जरूर इनसे जवाबदेही तय करते हुए अगली बार ये पूछने आएंगे कि आपकी जो प्रायोरिटी है, जिसमें आपने कहा कि 3 तरह के मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग और रेल मार्ग, इसको हम दुरुस्त करके रखेंगे, आपके पर्यटन के क्षेत्र को मजबूत करेंगे और जो खामियां निकली हैं, चाहे वो महतारी वंदन में हो या बाकी, उनको ट्रांसपेरेंट और तेज बनाने का प्रयास करेंगे। जोरदार तालियां हो जाएं सांसद महोदय के लिए, अमरजीत भगत जी के लिए। उनको हमारी शुभकामनाएं कि आप एकजुट होकर पूरी मजबूती के साथ नजर रखें, ताकि हमें फिर मौका मिले आपको और आपके पक्ष को और बेहतर तरीके से पेश करने का। बहुत धन्यवाद आप दोनों को।